वालेकुम, दिस इज़ मी नबीहा अली और मैं आज आपको बहुत ही फेमस ब्रिटिश नॉवलिस्ट जॉर्ज ऑरवेल की बायोग्राफ़ी बताऊंगी। एनिमल फार्म और 1984 जैसे फेमस वर्क्स के लेजेंडरी ब्रिटिश राइटर जॉर्ज ऑरवेल का असली नाम एरिक ब्लेयर था। वो एक ऐसे पॉलिटिकल राइटर थे जो अपनी राइटिंग के थ्रू सोसाइटी की डार्क रियलिटी को बोल्डली डिटेक्ट कर रहे थे। लेकिन ऑरवेल की इम्पॉर्टेंट वर्क को डिस्कस करने से पहले मैं आपको उनकी अर्ली लाइफ के बारे में बताऊंगी। जॉर्ज ऑरवेल की पैदाइश 1903 में इंडिया में हुई थी, जो उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था। उनके फादर रिचर्ड इंडिया में सिविल सर्विसेज में एक माइनर कॉलोनियल ऑफिसर थे। जब ऑरवेल सिर्फ 1 साल के थे तब उनकी मदर ऑरवेल अपनी बाकी 2 बेटियों के साथ इंग्लैंड शिफ्ट हो गई थी, जहां ऑरवेल 19 साल तक रहे। ऑरवेल की पैदाइश दरअसल एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुई हुई थी, जहां इनकी इनकम बहुत लो थी। एक वक्त था जब ऑरवेल की फैमिली फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा साउंड थी और शायद अभी भी उनकी फैमिली उसी पास में रह रहे थे और एक आर्टिफिशियल दिखावे वाली लाइफ स्पेंड कर रहे थे। इधर जब इंग्लैंड में ऑरवेल का प्री बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन हुआ, तब बाकी लड़कों के कंपैरिजन में उनकी पॉवर्टी और इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस की वजह से उनको बाकियों से अलग रखा जाता था। एक तरह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। बोर्डिंग स्कूल में फेस की गई इस डिस्क्रिमिनेशन और उनके इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट को उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे सच सच वेयर द जॉइस में पोर्ट्रे भी किया, जिसको उनके मरने के बाद 1953 में पब्लिक किया गया। उसके बाद स्कॉलरशिप की बेसिस पर ऑरवेल की एडमिशन इंग्लैंड के बहुत ही रेप्यूटेटेड रीडिंग स्कूल एटॉन में हो गई, जहां उन्होंने कुछ टाइम पीरियड तक फॉर्मल एजुकेशन ली। उसके बाद यूनिवर्सिटी अटेंड करने के बजाय फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी की वजह से उन्होंने भी अपने फैमिली ट्रेडिशनल को फॉलो किया था, यानी इंडियन इंपीरियल पुलिस को ज्वाइन कर लिया था। ऑरवेल की सबसे पहली पोस्टिंग बर्मा में हुई थी, जहां उन्होंने देखा कि कैसे कॉलोनियल पुलिस ऑफिसर्स बर्मीज़ की विशेस के अगेंस्ट उनके ऊपर रूल कर रहे थे। उनको अपनी इस जॉब से नफ़रत होने लगी थी। बर्मा में अपने इस एक्सपीरियंस और कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट अपने रिएक्शन को उन्होंने अपने नॉवल बर्मीज़ डेज़ में एक्सप्लेन भी किया है। इसके अलावा उन्होंने शूटिंग एन एलिफेंट और अनहैंगिंग नाम के क्लासिक फ्रॉसेस भी लिखे। कुछ देर बाद वो बर्मा छोड़कर इंग्लैंड वापस चले गए, लेकिन इंग्लैंड जाने के बाद भी उन्हें कहीं ना कहीं गिल्ट था कि रेस और कास्ट के बैरियर की वजह से वो बर्मीज़ के साथ मिक्सअप नहीं हो पाए। इसी गिल्ट से ख़ुद को बाहर निकालने के लिए उन्होंने यूरोप के आउटकास्ट और गरीबों के बीच रहना शुरू कर दिया। सबसे पहले वो ईस्ट लंदन गए, जहाँ वो चीप लॉजिस और लेबरर्स और बेगर्स के साथ रहे। पेरिस के स्लम्स में भी उन्होंने कुछ टाइम स्पेंड किया और वो इंग्लैंड के स्लम एरियाज़ में भी रहे। उनके इसी एक्सपीरियंस से उनके व्लॉग डाउन एंड आउट इन पेरिस के लिए मटेरियल भी प्रोवाइड किया। 1930s के दौरान उन्होंने स्पेनिश सिविल वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था, जिसके बाद उन्हें कम्युनिज़्म से नफ़रत हो गई। अब मैं आपको ऑरवेल के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले उन्होंने जो नावल लिखा वो था बर्मीज़ डेज़। ये नावल पब्लिश्ड हुआ था 1934 में और इस नावल में ब्रिटिश रूल की डार्क साइड को पोर्ट्रे करा है। उनका नेक्स्ट नावल है अ क्लर्जी मैन्स डॉटर। ये उनका एक लीस्ट नोन वर्क था, जो कि डोरोथी हायर कहानी है। नेक्स्ट इज़ कीप द एस्पाइड्रेस्ट्रा फ्लाइंग। ये गॉर्डन कॉमोस्टक नेम के राइटर की स्टोरी है, जो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम कर रहा है। नाउ नेक्स्ट वर्क इज़ कमिंग अप फॉर एयर, जो कि 1939 में पब्लिश हुआ था। ये एक 47 ईयर्स की सेल्समैन
जॉर्ज पाउलिंग की स्टोरी है जो अपने बचपन के घर की तरफ ट्रैवल कर रहा है। नेक्स्ट वर्क इज़ एनिमल फार्म, जो कि 1945 में पब्लिश हुआ था। ये उनका बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट नावल है। नेक्स्ट वर्क इज़ 1984, जो कि 1949 में पब्लिश हुआ था, जो कि डिस्टोपियन नोवेल है जिसकी सेटिंग ओशियाना और सुपर स्टेट की है। ये नॉवल बताता है कि टोटलिटेरियंस मास सर्विलेंस के कितना बुरा कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अब अगर ऑरवेल के नॉन फिक्शन के बारे में बात करें तो उनके नॉन फिक्शंस में सबसे पहला जो नॉवल आता है वो है डाउन एंड डाउन आउट इन पेरिस। सेकंड इज़ रोड टू वेगन पेयर। ये बुक 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वर्ल्ड वॉर 2 से 3 साल पहले की सेटिंग नॉर्दर्न इंग्लैंड में वर्किंग क्लास की पिक्चर्स को डिटेक्ट करती है। इसके बाद उन्होंने लिखा होमेज टू कैलेशियस लिखा। इस नॉन फिक्शन में ऑरवेल ने एज अ लेफ्टिनेंट स्पेनिश सिविल वॉर में अपना जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया था उसके बारे में पोर्ट्रे किया था। इसके अलावा ऑरवेल ने कुछ ऐसे भी लिखे थे जैसे कि पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज रिफ्लेक्शंस ऑन गांधी, इन डिफेंस ऑफ पीजी वुडहाउस यू एंड द एटॉमिक बॉम्ब अ हैंगिंग। इसमें से ऑरवेल का पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें ऑरवेल ने सिंपल वे ऑफ राइटिंग को डिफेंड किया है। अब अगर मैं ऑरवेल के राइटिंग्स के जो मेजर थीम्स हैं उनको ब्रीफली सम अप करूँ तो सबसे पहले तो ऑरवेल की जो राइटिंग थी ना वो डिसपोर्टेड आइडियाज़ ऑफ टॉलरेंस, जस्टिस एंड इक्वालिटी को पोर्ट्रे करती थी। जितनी भी ऑरवेल के वर्क देखे होंगे उसमें जो है वो एक जस्टिस और इक्वालिटी की बात करते हैं कि वो सोसाइटी में इक्वालिटी चाहते थे कि गरीबों और अमीरों के बीच में जो ये गैप है वो ना हो। इसके अलावा ऑरवेल किसी भी तरह के टोटलिटेरियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ थे और उनको लगता था कि एक इंडिविजुअल की लिबर्टी जो है उसको वायलेट करती है। चाहे आप एनिमल फार्म ले लें या 1984 ले लें, और भी बहुत सारे वर्क्स हैं जिसमें वो टोटलिटेरियन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। सो ये थी जॉर्ज ऑरवेल की बायोग्राफ़ी। होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।